हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्यूचर डॉक्टर्स। सो 5.5 महीने, पता है मिड नवंबर आ गया और मई में पेपर है। टेंशन हो रही है ना, एंग्जाइटी भी हो रही है, कंफ्यूजन भी इतनी पैदा हो रही है धीरे धीरे। और मतलब बस ऐसा हो रहा है कि कोई तो कह रहा है बस पेपर ला दो और कोई कह रहा है पेपर का टाइम बढ़ा दो। पर यार पेपर तो जब आना है तभी आना है। लास्ट ईयर मेरे साथ भी सेम हो रहा था। मतलब इतनी कंफ्यूजन यार, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं कैसे पढूं, क्या ना पढूं क्या पढूं। पर देखो यार, मैं तो ये कहूंगी पढ़ना सब कुछ पढ़ता है एंड सब कुछ पढ़ के ही होता है। जो जो सिलेबस में है सब इम्पोर्टेंट है, बट व्हाट मैटर्स इज कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर बार पेपर में पूछी ही जाती हैं। सो टुडे हेयर आई एम टू शेयर विद यू ऑल कि क्या चीज इन 5.5 महीने में आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। देखो करना तो सब कुछ है, बस इन 5.5 महीनों में जो चीज आज मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल भी गलती से भी मत भूल जाना करना। और सेकेंडली आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको रिवीजन करनी कैसे है, कहाँ से शुरू करनी है, क्या चीज आपको ज्यादा जरूरी है जो करनी है। चलो आज हम देखते हैं कि नीट 2026 को क्रैक करने के लिए इन 5.5 महीनों में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चलो चलो, आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम करने वाले हैं नीट 2026 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ कुछ रिवीजन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। सो चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशी एंड हेयर आई एम टू सॉल्व ऑल योर कंफ्यूजन्स। और एंड मैं यहाँ पर आपकी नीट की जर्नी बहुत ही सूदिंग स्मूथ बनाने के लिए आपके साथ हूँ। और हम रोज बायोलॉजी के शॉर्ट्स के थ्रू कुछ कुछ पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। और हमारा अभी के लिए तो बॉडी फ्लूइड्स वाला टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने ब्लड ग्रुपिंग वगैरह कर लिया। जिसने वो नहीं देखा, इस वीडियो के बाद वो शॉर्ट्स जरूर देख लेना। तो चलो देखते हैं क्या सबसे क्या पहले हम करना ये चाहिए। देखते हैं कि हमें करना क्या, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले मिड नवंबर से लेकर अप्रैल तक की स्ट्रैटेजी अगर हम डिस्कस करें तो इसमें एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी, दैट आर दी मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट मत छोड़ना, मैं फिर कह रही हूँ, एवरी संडे तुम मॉक टेस्ट दो। तुम मॉक टेस्ट दोगे तुम्हें गलतियां दिखेंगी, तुम मॉक टेस्ट दोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है नीट में। मतलब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें पता लगेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तुम देखोगे कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पेपर में। तो एवरी संडे गिव मॉक टेस्ट यार, एवरी संडे मॉक टेस्ट दो। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सेकंड चीज जरूरी आती है, वो है बायो की एनसीईआरटी। मतलब ये तो कोई भी बच्चा नहीं छोड़ सकता, 1% भी नहीं छोड़ सकता। बायो की एनसीईआरटी तो मैंने लिखा भी है, मस्ट है यार, बिल्कुल मस्ट है। मतलब आप इसे छोड़ने की सोच भी नहीं सकते हो अगर आप ये चाहते हो कि आप नीट क्लियर कर दो इस साल। ये जरूर रीड करो। फिर उसके बाद आता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस हर रोज। अब तो हर रोज करनी शुरू करो। पहले तो ये होता था चैप्टर खत्म किया तो पीवाईक्यू लगा लिए, बट अब तो इतना कम टाइम है, आपको हर रोज पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके बिना नहीं हो सकता। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करके आपको थोड़ा सा ये पता लगेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं और इस टाइप के ही आएंगे। फिर उसके बाद अपने छोटे छोटे गोल बनाओ हर रोज के। मतलब मैंने लिखा भी है, स्मॉल गोल्स बनाओ यार, बड़े बड़े मत बनाओ। तुम जितने बड़े गोल्स बनाओगे ना उतने ही हर रोज डिमोटिवेट हो गए। अगर नहीं होगा तो तुमने इतना बड़ा गोल सेटअप कर लिया आज के लिए कि हाँ आज तो मैं एक फिजिक्स का चैप्टर, एक केमिस्ट्री का चैप्टर और एक चैप्टर बायो का पढ़ लूंगा। बट फायदा क्या है, तुम पूरा ही नहीं कर पाओगे। तुम नेक्स्ट डे फिर सोचोगे यार सोची हुई चीज तो होती नहीं, छोड़ो क्या ही करना है। पर इससे नुकसान है तुम्हारा, अगर तुम बड़े बड़े गोल्स बनाओगे तो तुम डिमोटिवेट हो रहे हो। अब छोटे छोटे गोल सेटअप करो और फिर देखो, मतलब तुम्हारे गोल्स पूरे होंगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारी धीरे धीरे फिर स्पीड बढ़ेगी। फिर तुम्हें ये होगा हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनता है यार, फिर सेल्फ डाउट हटता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता से फिर तुम इस लाइन पे आते हो कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद आती है फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था यार, फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस में 100 क्वेश्चन तो लो तुम, कम से कम लगा लो 60 से 70 क्वेश्चन। इससे कम तो मत सोचो कि तुम हर रोज सॉल्व करोगे और तुम्हारी फिजिक्स हो जाएगी। मतलब कम से कम बताया मैंने तो तुम्हें, कम से कम 60 70। अब गिनने मत बैठना, मतलब नॉर्मली ऑन एन आइडिया और एवरेज 60 से 70 क्वेश्चन तुम्हें हर रोज सॉल्व करने हैं।
हर रोज फिजिक्स के जब इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी बात बनेगी। और ये मत करना कि हाँ ये टॉपिक आता है, हर रोज उसी टॉपिक को उठा के उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। भाई मैकेनिक्स पे पहुंचो, रोटेशनल पे पहुंचो, मैकेनिक्स रोटेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे छोड़ सकते हो। अब तुम लोग थर्मो पे हो, एसएचएम पे हो, सिर्फ थर्मो और एसएचएम इन सब से तो काम नहीं बनेगा ना, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक भी करना पड़ेगा, तुम्हें मैकेनिक्स भी करनी पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा यार। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री में बच्चे ऑर्गेनिक से इतना डरते हैं ना, लिटरली हम भी बहुत डरते थे क्योंकि हमें रिएक्शंस में आखिर में कंफ्यूजन हो जाती थी यार। अब हमारे साथ भी मतलब फ्रेंड्स भी ऐसे बहुत सारे थे जो पढ़ते पढ़ते ये कहते थे यार इसकी ना ये नेम रिएक्शंस याद ही नहीं हो रही, यार हमने याद की थी 10 बार पढ़ चुके हैं बट कंफ्यूज हो रहे हैं। पता है क्यों होते हो, अगर आप एक साथ ही 10 रिएक्शंस पढ़ोगे ना, एक साथ ही 20 रिएक्शन 30 रिएक्शन पढ़ोगे तो आप ऐसे ही कंफ्यूज होगे। हर रोज रिवाइज करो, हर रोज रिवाइज करो और एक हैबिट बनाओ कि तुम ना जितनी जितनी रिवाइज कर रहे हो, मान लो एक दिन में तुमने 3 नेम रिएक्शन याद की, एक दिन में 4 नेम रिएक्शन, एक दिन में 5 नेम रिएक्शन याद की, उन चारों पांचों को तुम लिखो अलग से। नेम रिएक्शंस का एक फोल्डर बनाओ, अपने पेजेस पे लिखना शुरू करो ताकि तुम लास्ट में जब आओ रिवीजन पे, एक लास्ट रिवीजन के टाइम पे, तुम थोरो रिवीजन के टाइम पे अपनी नेम रिएक्शंस एक जगह पाओ और वहीं उन नेम रिएक्शंस को खत्म कर दो। तो हर रोज 5 से 4 नेम रिएक्शन रिवाइज करो, उन्हें लिखो और फिर तुम्हारा देखना लास्ट में तुम्हें इतनी आसानी होगी ना कि तुम्हें नेम रिएक्शंस सब कंफ्यूज होता है यार, नेम रिएक्शन हमने इस चैप्टर में ये पढ़ी थी, इस चैप्टर में ये पढ़ी थी। अगर तुम नेम रिएक्शन एक जगह रखोगे तो तुम्हें ये शांति पड़ेगी कि हाँ नेम रिएक्शन हमने की हुई है, नेम रिएक्शन एक जगह लिखी हुई है। एटलीस्ट मेरा अगर टेस्ट है, मेरा अगर रिवीजन शेड्यूल है नेम रिएक्शंस का, तो मैं एक ही जगह जाके नेम रिएक्शंस याद कर लूंगा। उसके बाद देखो तुम्हें एनसीईआरटी तो पढ़नी है। अब एनसीईआरटी पढ़ते हुए सबसे जरूरी काम तुम्हें क्या करना है, वो है तुम्हें साइंटिस्ट के नेम। बायो वाले ही कहते हैं कि यार साइंटिस्ट के नेम नहीं याद हो रहे हैं, साइंटिस्ट कौन से थे ये भूल गए, साइंटिस्ट का ईयर कौन सा था, उनकी डिस्कवरी का ईयर कौन सा था, क्या नाम था, क्या डिस्कवर किया था, कुछ नहीं याद हो रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि आप चैप्टर पढ़ोगे, देखो मैंने बताया है कि बायो की एनसीईआरटी तो रीड करनी करनी है, तो मस्ट है। इसको रीड करते करते आपके पास साइंटिस्ट के नेम भी आएंगे, उन साइंटिस्ट के नेम को रिवाइज करो, उन साइंटिस्ट के नेम को एक पेज पर लिखो, उन साइंटिस्ट के नेम को एक साथ एक फोल्डर बनाओ पेजेस का, उसमें आप सारे साइंटिस्ट के नेम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ो वैसे वैसे लिखते जाओ। उसके बाद आपको लास्ट के मंथ में जब रिवाइज करना होगा तो सारे साइंटिस्ट के नेम भी मिल गए, देखो सारी नेम रिएक्शंस भी एक जगह मिल गई, तो आपको आसानी हो जाएगी। जो चीज सभी सोचते हैं कि हमें चैप्टर बाय चैप्टर खोल खोल के पढ़नी पड़ेगी, वो चीज आपको एक ही जगह इकट्ठी मिल रही है। आपको हर चैप्टर पे नहीं खोलना, आपको हर चैप्टर पे रिवाइज करने के लिए नहीं जाना, हर चैप्टर पे पेज पलट के हमें ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ ये लिखा है, यहाँ इस साइंटिस्ट का नेम लिखा है, यार यहाँ तो नहीं मिल रहा, अगले पेज पे होएगा। नहीं, आपने ऑलरेडी ही अपना सारा काम कर रखा, आपने ऑलरेडी ही अपने साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए, आपने ऑलरेडी अपनी नेम रिएक्शंस एक जगह लिखी हुई हैं, आपको लिखी हुई मिलेंगी तो आपको आसानी होगी। तो यार इन 5.5 महीनों में ये सारी चीजें आपका रामबाण इलाज है, मतलब आप इन सारी चीजों को छोड़ ही नहीं सकते। इन 5.5 महीने में ये सारी चीजें कर लो, मतलब ये तो मस्ट है, इतनी चीजें तो आपको करनी ही करनी है अगर आपको नीट क्लियर करना है। मैं तो ये फॉलो करती थी, सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे के छोटे छोटे गोल डिसाइड करो कि हाँ मुझे ना आज ये चीज करनी है, तो फिर आपको ये आसानी हो जाएगी कि हाँ आज मैंने ये कर लिया, अब मैं कल जब उठूंगा तो उठ के मैं ये चीज करूंगी, ताकि आप सुबह एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठो कि हाँ मैं कल इतना कर चुकी हूँ और मुझे आज इतना करना है। आपके पास एक टास्क होगा, आपका माइंड ब्लैंक नहीं होगा, आपको एक मतलब एनर्जी आएगी कि हाँ मेरा ये काम मैंने फिक्स कर रखा है तो मुझे आज ये काम करना है। अब तुम जितना मेहनत कर चुके हो वो तुम कर चुके हो, ठीक है, तुम्हारी अभी तक थोड़ी सी कम मेहनत थी, तुमने अभी तक थोड़ा कम प्रैक्टिस की थी, पर अब 5.5 महीने हैं यार, इन 5.5 महीनों से सीखो, इन 5.5 महीनों में करो जो कर सकते हो, पिछला रिग्रेट मत करो। अब पिछला रिग्रेट करने बैठे तो इस रिग्रेट में तुम लोग अगले 5.5 महीने भी ऐसे ही गवा दोगे, फिर वही ड्रॉप लेना है या फिर कुछ और अल्टरनेट देखना है। 5.5 महीने मतलब तुम्हारे गोल्डन ईयर ला देंगे आगे, मैं तो यही कहूंगी। अगर तुम्हें वो डॉक्टर वाला टैग चाहिए तो फिर तो इतना मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी मिड नवंबर टू अप्रैल की स्ट्रैटेजी। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें रिवीजन कैसे करनी है। सी रिवीजन मैं तीनों सब्जेक्ट की बताऊंगी, बायो में कौन से टॉपिक्स हमें ऐसे हैं जो मस्ट हैं, बिल्कुल मस्ट हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, और
फिर हम देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो आप लोग जिनसे शायद भागते हो कि हाँ यार ये नहीं होगा, मैं इसकी जगह कुछ और कर लेता हूँ, बट यार वो टॉपिक्स छोड़ के आपका कुछ नहीं होगा, फिर वो टॉपिक्स आप नहीं छोड़ सकते। तो चलो अब हम बायो की बात करें तो मैं यहाँ पर सेम टू सेम आपका ये लेके आई हुई हूँ सिलेबस। हाँ, अभी 2026 का सिलेबस नहीं आया है एनडीए की तरफ से, बट अभी हम इसलिए 2025 का सिलेबस देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स लेके आई हूँ। हाँ, आपको इस वीडियो की जो भी चीजें हम मार्क कर रहे हैं, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ऐसे ही मार्क की हुई मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसको टेलीग्राम चैनल नहीं पता वो इस चैनल के बायो में जाकर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी ले सकते हैं चैनल का लिंक, और वहां से आप हमने पहले जो शॉर्ट्स करे हुए हैं उनकी हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। आप ये वाली वीडियो की जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम मैंने लिखे हुए हैं, जो भी मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, ये सारी स्ट्रैटेजी भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, ये सारा भी आपको वहीं पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे ही। बायोलॉजी में यार देखो इंपॉर्टेंट सब पूछा, बट कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जो हर बार पूछी जाती हैं। बायो में क्या, पूरे नीट के सिलेबस में ही बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट सब कुछ है, बट ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंपॉर्टेंट है। सो जो 11th वाले बच्चे हैं ना, सीबीएसई के पेपर देते हैं जो, उनमें भी हर बार स्कूल में ये क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर, और साइमोज, रेसिमोज, ये इन्फ्लोरेसेंस बहुत पूछते हैं पेपर में, नीट में भी पूछते हैं, स्कूल में भी पूछते हैं। आपका दोनों जगह का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये फैमिलीज में से क्वेश्चन पक्का आता है। फैमिलीज इतने अच्छे से कर जाओ, उनके जो भी डायग्राम्स हैं फैमिलीज के, जो कुछ भी है ना फैमिलीज में एग्जाम्पल्स है, वो सारा कर जाओ यार। फैमिलीज तो दे आर लाइक कि अपनी खुद की फैमिली है ना, ऐसे इन फैमिलीज को जान लो, इतनी जरूरी है ये फैमिलीज। उसके बाद अगर हम एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर की बात करें तो एनिमल टिश्यू में टिश्यूज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पुरानी एनसीईआरटी में है और नई एनसीईआरटी में नहीं है, आई नो, बट वो पुरानी एनसीईआरटी वाला टॉपिक भी पढ़ लेना, क्योंकि वो भी आता है और वो जरूरी भी है। वो आगे हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी करते हैं उसमें भी आता है। तो वो चीज पुरानी एनसीईआरटी में से पढ़ने की है, और प्लीज मैं तो कहूंगी पढ़ लेना, ऐसा मत करना कि उसको बिल्कुल ही छोड़ जाओ। और फ्रॉग में से क्वेश्चन हर बार आता है। पर अगर हम सेल वाले में आए तो सेल वाला चैप्टर सबसे शुरू में, मोस्टली सबसे शुरू में पढ़ाया जाता है। कहीं कहीं जगह होता होगा कि बाद में पढ़ाया जाता हो, बट सेल वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है। बट इसमें मैं बताऊं तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसकी ऑर्गेनिज्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है सेल वाले चैप्टर में से। जितना इजी क्वेश्चन आता है ना, बच्चे उतना ही ज्यादा गलत करके आते हैं, क्योंकि हम इसे समझ लेते हैं यार इजी सा टॉपिक है, बट इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा सर वहां ऐसे घूम जाता है, यार ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये काम मत करना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो अच्छे से पढ़ जाना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाना, कुछ मत छोड़ के जाना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। एक एक ऑर्गेनेली को अच्छे से पढ़ जाना। उसके बाद सीलिया फ्लैजिला के डायग्राम, उनकी जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स। यहाँ क्रोमोसोम्स के टाइप जो भी थे, पी, क्यू वगैरह, लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म, वो सारी चीज अच्छे से याद कर जाना। वो पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन पी, इस तरीके से वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। लॉन्ग आर्म अपॉन शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म अपॉन लॉन्ग आर्म का रेशो, ये रेशो पूछते हैं, और बच्चों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट ये चीज पूछी जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर में जाके। फिर आता है ये बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स अच्छा टॉपिक है। मतलब तुम लोग पहली बार पढ़ोगे थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा, और तुम जब तीसरी बार पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार क्या आसान सा टॉपिक है, कुछ है ही नहीं इसमें। और तुम्हें पता है ये बायोमोलिक्यूल, जो लोग +2 में उन्हें तो पता है, बट जो लोग +1 में अगर वो ये देख रहे हैं तो बायोमोलिक्यूल्स का +2 में केमिस्ट्री में भी चैप्टर है, उसमें भी तुम्हें फिर हेल्प हो जाती है तुम अगर यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से कर लो। क्योंकि केमिस्ट्री वाले +2 में जाके सोचते हैं कि बायो में पढ़ा है, और बायो वाले कई बार +1 में सोचते हैं कि चलो तुम लोग नीट का पेपर तो बाद में दोगे, तो +2 में पढ़ ही लोगे तुम बायोमोलिक्यूल्स। सो अपना अच्छे से देख के करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एंजाइम के टाइप, एंजाइम का नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन एंजाइम्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल डिवीजन वाला टॉपिक तो यार इसमें थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, और ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लांट फिजियोलॉजी, यार प्लांट फिजियोलॉजी के रेस्पिरेशन वाला, फोटोसिंथेसिस वाला जितने भी चैप्टर्स है ना, इनमें जितने भी साइकिल्स हैं, उन साइकिल्स को ऐसे घोल के पी जाओ ना बिल्कुल, कि मतलब
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे पता है मैं हर चीज में कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये साइकिल वाला टॉपिक ऐसा है जो बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें याद नहीं होता है, उन्हें या फिर कंफ्यूजन हो जाती है, या फिर वो इस साइकिल में बीच में कहाँ से पानी एंटर कर रहा है, कहाँ पानी एग्जिट कर रहा है, कहाँ पर एनर्जी यूज हो रही है, कहाँ पर एनर्जी बन रही है, कहाँ पर एटीपी बन रही है, कहाँ पर एटीपी टूट रही है, हम ये चीज याद ही नहीं कर पाते हैं, बट ये चीज याद करनी जरूरी है। एंड यस, हम शॉर्ट्स में इन्हें भी याद करेंगे, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको ऐसे याद करवाई जाएंगी जैसे कि आप साइकिल कभी भी नहीं भूलोगे और आपको सबसे ज्यादा अच्छे से ये साइकिल्स ही याद होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इस फैक्टर्स में चार्ट आता है एक फोटोसिंथेसिस वाले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट पूछा भी जाता है, ये +1 में पेपरों में भी पूछा जाता है स्कूल में। और रेस्पिरेशन वाले में भी पाथवेज है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वाला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये नंबर ऑफ एटीपी काउंट करना, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटीपी कैसे काउंट करने हैं, नंबर ऑफ एटीपी कितने हैं, कितने यूज हुए हैं, कितने बने हैं, ये सारे बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो। आप एक बार इस चीज को अच्छे से पढ़ लोगे ना, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है। और प्लांट ग्रोथ, यार प्लांट ग्रोथ वाला टॉपिक तो ना तुम लोग पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होते हो, ये प्लांट रेगुलेटर्स तो बहुत बार पढ़े होते हैं छोटी क्लासेस में। और ये इसमें नई चीज आते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। इसमें एक एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वो डायरेक्टली भी आ जाता है कि ये एम्प्टी स्पेसेस में ए बी सी करके एम्प्टी स्पेसेस दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि इन एम्प्टी स्पेसेस में बताओ आप क्या डालोगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। मेरा मानना तो ये है जो लोग बायो पढ़ते हैं ना उनकी सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता है। हाँ, आप लोगों का कुछ और हो सकता है, बट हाँ, अच्छा हाँ, कमेंट्स में डालकर जरूर बताना कि आपका सबसे फेवरेट टॉपिक बायोलॉजी में क्या है, आपको क्या पढ़ना पसंद है। पर यार पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी समथिंग मतलब जो मोस्टली सबको पसंद होती है क्योंकि हमें खुद के बारे में पता लगता है कि हम कैसे, क्या है हमारे अंदर, किस तरीके से प्रोसेसेस चल रही होती हैं, हम कैसे ब्रीथ करते हैं, हमारे अंदर कैसे ब्लड फ्लो होता है, हमारा कैसे सब कुछ, हमारी मूवमेंट कैसे होती है, जॉइंट्स डिसऑर्डर, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। खुद के बारे में पढ़ना किसको नहीं पसंद होता मेरी हिसाब से तो। बाकी कुछ नॉन मेडिकल वाले भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार तुम लोग क्या ही करोगे पढ़ के, बट हाँ, तुम लोग अगर नीट दे रहे हो तो तुम्हें सच में लगता होगा कि यार बहुत अच्छी चीज है। तो इस रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में हमारे पास सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ आता है, इसमें मैकेनिज्म आता है, मैकेनिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में मसल्स की मूवमेंट जो होती है वो भी याद कर लेना, वो पूछ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इसके अंदर जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है ना कि कहाँ पर कितने प्रेशर, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, क्या होता है, वो चीज जरूर याद करना, वो चीज पूछ लेते हैं। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, हाँ मैंने यहाँ मार्क नहीं किया, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टोटल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, कितना इंस्पायर करते हैं, कितना एक्सपायर करते हैं, कितना रेजिडुअल वॉल्यूम है, वो सारा चार्ट बड़े अच्छे से बना लेना, बना के याद कर लेना। डिसऑर्डर्स तो यार किसी भी चीज के मत छोड़ना, तुम्हें प्लांट के डिसऑर्डर मिल जाए, तुम्हें ह्यूमन डिसऑर्डर्स मिल जाए, वो डिसऑर्डर कभी भी मत छोड़ना। और 11th वालों तुम्हें मैं बता रही हूँ, अगर तुम स्कूल में पेपर देने जा रहे हो तो ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वाला टॉपिक मत छोड़ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और डिसऑर्डर तो तुम लोग पेपर में तुम देखोगे ना, मतलब डिसऑर्डर तो तुम पेपर में कोई ना कोई डिसऑर्डर पक्का पूछते हैं स्कूल वाले। उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर की, तो ये हम अभी कर रहे हैं भाई, जो लोग अभी न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, हम अभी बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है, हम शॉर्ट्स पे इसकी रिवीजन करते हैं। हमने ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक, ब्लड और देखो ब्लड ग्रुप्स वाला टॉपिक कर चुके हैं, हम कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कर चुके हैं, हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड कर चुके हैं, हमें कंपोजिशन ऑफ लिम्फ करना है, अभी फंक्शंस करने, फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम पर आ जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ रहे हैं हम बॉडी फ्लूइड्स, और मतलब तुम्हें पढ़ के ना फर्स्ट टाइम में रिवीजन हो जाएगी, तुम्हें 3 मिनट के, 2 मिनट के, 2.5 मिनट के अंदर ये सारी चीजें इतने अच्छे से रिवाइज हो रही है कि तुम लोग ईसीजी में कंफ्यूज आते हैं, इसकी P वेव, T वेव, ये सारी वेव्स याद करनी मुश्किल हो जाती हैं, ये सारी वेव बहुत बार पूछी जाती हैं। ईसीजी का ना कई बार तो वो जो एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, वो डायरेक्ट डायग्राम बना देते हैं वो वेव वाला, और उसके बाद ये पूछ लेते हैं कि ये कौन सी वेव है, ये क्या सिग्निफाई करती है, इसका क्या फंक्शन होता है। जहां ह्यूमंस का नाम आ गया वो इंपॉर्टेंट है ही, वो कैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं होगी। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन फॉर्मेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, यूरिन फॉर्मेशन तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हें इतने क्वेश्चन, इतनी बार तुम देखोगे क्वेश्चन आए होते हैं और इसको कंफ्यूज करके डाला जाता है, धक्के से कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन डाला जाता है। बट अगर तुम पढ़ लो ना अच्छे से समझ के कर लो डायग्राम के थ्रू, तो
तुम ये गलत कर ही नहीं सकते। और रेगुलेशन में ये सारे मेथड, एट्रियल, रेनिन, ये सारे मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ना एक इजी सा टॉपिक बनता है, तुम्हें मोस्टली तो ना तुम्हें डायरेक्ट दी जाती है। कई बार इसमें ना वो बनते हैं कि कंडीशन वाले टॉपिक बन जाते हैं, कि रियल लाइफ सिचुएशन दे देते हैं कि ऐसे है किसी पर्सन के, तो आप इस टाइम पे कौन सा मेथड या किडनी कैसे फंक्शन कर रही होगी, कैसे रेगुलेट कर सकते हो। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर लोकोमोशन की बात की जाए तो लोकोमोशन में मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, यार ये इतनी बार पूछी जाती है ना। इसमें हमारे पास मायोसिन, एक्टिन मायोसिन के स्ट्रक्चर, मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ये बच्चे इतना ये करते हैं कि हाँ ये कैसे रही है परफॉर्म मसल कॉन्ट्रैक्शन। बट मसल कॉन्ट्रैक्शन इतनी बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक बार ढंग से सुनने की चीज है। अगर आप क्लास में एक बार अच्छे से सुन लो मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके आसान कोई चीज नहीं है, लिटरली बहुत आसान है। और ये जॉइंट्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स में बहुत बार पूछा जाता है, साइनोवियल जॉइंट्स, कौन सा जॉइंट कहाँ है, हिंज जॉइंट कहाँ है, ये सारे जॉइंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। और ये हर बार पूछा जाता है, एक बार नहीं हर बार पूछा जाता है। तो बाद अगर आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भाई जनरेशन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें बच्चे सोचते हैं यार कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से, कहाँ कितना सोडियम बाहर जाता है, कितना पोटेशियम अंदर आता है, किस तरीके से परफॉर्म होती है प्रोसेस। बट नर्व इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जनरेशन बिल्कुल भी मत छोड़ना। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हाँ इस चैप्टर में थोड़ा याद करने का है कि कौन सा ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, किस क्या रिलीज करता है, क्या फंक्शन है। सबसे ज्यादा तो ये पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की क्या रिलीज करते हैं, क्या रेगुलेट करते हैं, कहाँ क्या स्टोर होता है, ये सारा थोड़ा याद करने वाला है। बट अगर आप डायग्राम के थ्रू पढ़ोगे तो फिर आप इसको समझ जाओगे, फिर अच्छे से हो जाएगा। बट ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इज समथिंग जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। इस चैप्टर में से ये ही ऐसी चीज है जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनवा देती है। उसके बाद अगर हम हमारे पास आती है नेक्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन वाली, ये +2 का टॉपिक आ गए। +2 वाले बच्चों सुन लो भाई सुन लो, तुम्हारे ये 12th में भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे 12th में बोर्ड्स हैं, अच्छे से सुन लो इस चीज को। फ्लावरिंग वाले में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो तुम्हें वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे क्वेश्चन स्कूल में प्री बोर्ड्स में बोर्ड्स में पूछा जाता है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन में तुम्हें कितने सेल इन्वॉल्व थे, किस सेल का क्या बना, कौन सा सेल किस तरीके से ट्रेवल किया, ये सारी सबके डिवीजन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में दोनों जगह आपके बोर्ड्स में भी और आपके नीट में भी पूछी जाती है। इस चीज को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। और ये जो स्पेशल मोड्स वाला टॉपिक मैंने हाईलाइट किया है ना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्हें यही नहीं याद आता कि यार इसमें एग्जाम्पल क्या था, इसके एग्जाम्पल कौन से थे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार पार्थिनोकार्पिन पोलियम्ब्रियोनी में फर्क क्या था, ये बहुत अलग अलग है बट उन्हें याद ही नहीं रहता है। और ये सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन आप 11th में भी पढ़ते हो, अगर कुछ टीचर्स ने पढ़ाया हो तो, पर शायद से कट चुका है। बाकी हमने तो पढ़ा था यार, क्योंकि हमारे सर कहते थे कि कुछ चैप्टर के बीच में से कटा हो ना तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि एनटीए, नो वन नोज अबाउट कि एनटीए का क्या मूड है, एनटीए डाल भी दे तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हमने तो पढ़ा था ये सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेमीटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। और उसके बाद आपका स्पर्म किस पाथवे पे ट्रेवल करता है। वो लोग ना उल्टा पुल्टा कर देते हैं कि एक आगे पीछे कर देते हैं। यार तुम्हें इतनी इजी पाथवे है, इतनी आसानी से याद हो जाती है, तुम डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम के साथ साथ तो चलना है। और डायग्राम तो हर बार उसमें बोर्ड्स में पूछा जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो यार नीट में +1 +2 के प्री बोर्ड में, +2 के बोर्ड्स में तुम्हें ये चीज कहाँ काम नहीं आ रही। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मेंस्ट्रुअल साइकिल हर जगह पूछा जाएगा, हर जगह इसमें से हर बार क्वेश्चन बनता है। और ये लैक्टेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम अच्छे से कर लेना, ये बिल्कुल मत छोड़ना। मैं फिर से बता रही हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक्टेशन और ये गेमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म वाला पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, छोटा सा टॉपिक है, मैं तो कहती हूँ यार इसमें से कुछ छोड़ने का है ही नहीं। बट फिर भी अगर तुम इसमें से भी इंपॉर्टेंट पूछ रहे हो तो एसटीडीज और ये जो मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्शन है, ये एमटीपी है, और ये सारे मेथड जो है ना यहाँ पर आईवीएफ, जिफ्ट GIFT वाले, ये मत छोड़ना। उसके बाद हम आते हैं जेनेटिक्स। भाई तुम देख लो, मैंने पीछे किसी भी यूनिट पे रेड मार्क नहीं किया हुआ। जेनेटिक्स इज समथिंग जिसका तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। मतलब सोच भी मत लेना कि तुम जेनेटिक्स के बिना कुछ कर लोगे। जेनेटिक्स इज समथिंग जो तुम्हारा वो पार्ट है कि तुम इसके बिना नीट में मत बैठना। मैं तो कहूंगी बिल्कुल मत बैठना, जेनेटिक्स बिल्कुल 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 करके जाना।
जेनेटिक्स में अगर वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहूंगी कि यार तुम लोग ये इंपॉर्टेंट देख के करो और ये बाकी छोड़ो, क्योंकि यार कोडोमिनेंस आता है। अब मैं ऐसे करने लग जाऊं ये भी आता है ये भी आता है तो इसमें सब कुछ ही आ जाएगा। बट हनी बी वाला टॉपिक, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाले टॉपिक्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बहुत पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन, ये इन 3 सिंड्रोम्स में से डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिफेंटर सिंड्रोम, कई बार तो इन तीनों में से आ जाते हैं, मैचअप्स में भी आ जाते हैं यार। और स्कूल में तो पक्का बिल्कुल 101% मैं कह रही हूँ, आप लोग स्कूल में प्री बोर्ड दोगे ना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस इस जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब बायो में सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। और ये चैप्टर सबको बहुत बहुत डराता है, क्योंकि बच्चों को डीएनए पैकेजिंग, रेप्लिकेशन में, लैक ओपरन वाले में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो चलो फिर भी आसान है, बट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, सेंट्रल डोग्मा, ये सारा ना डरा देता है। ये एनसीईआरटी में से पढ़ लेना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये एक टॉपिक बोर्ड्स में और प्री बोर्ड्स में जरूर आता है। चलो नीट में तो आता ही आता है, नीट में तो मैं कह रही हूँ तुम ये वाली यूनिट छोड़ ही नहीं सकते, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली। फिर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन तो मुझे लगता है बोरिंग है, अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये बोरिंग नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से ना मोस्टली एक ही तरीके का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन मत छोड़ना, मोस्टली टीचर्स वो क्वेश्चन करवा देते हैं, और वो पीवाईक्यू सेम टू सेम तो नहीं, बट उस तरीके का ही रिपीट होता ही होता है। ह्यूमन एवोल्यूशन मत छोड़ो। अगले हमारे पास ये बहुत ही सिंपल सी अच्छी सी यूनिट है, दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में हाँ आपको याद करने पड़ते हैं पैथोजन वगैरह, कौन सा पैथोजन है और उनका क्या मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजिंग एजेंट कौन सा होता है। बट पता है मतलब बिल्कुल नॉर्मल डिजीज है यार। मलेरिया हम पढ़ते हैं, ठीक है, टाइफाइड हम पढ़ते हैं, एस्कैरियसिस तो हम एस्कैरिस इसका नाम पढ़ के देख लेते, कॉमन कोल्ड हमने, मतलब ये डेली बेसिस वाली डिजीजेज हैं हम जो देखते हैं। रिंग वॉर्म, मलेरिया, रिंग वॉर्म के बारे में यार तुम ऐड में ही जान जाते हो आधी बार तो, जो ऐड देखते हो। मलेरिया, रिंग वॉर्म, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, डेंगी, चिकनगुनिया, ये सारे बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स है। और इनके बारे में मैं तो ये कहती हूँ कि हर किसी को जो नॉन मेड वाले हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए, ताकि उन्हें भी ये पता लगे कि किसका क्या सिम्टम है, क्या पॉजिटिव एजेंट है, कैसे प्रिवेंशन है, क्या हम कर सकते हैं। और ये वैक्सीन वाला कंसेप्ट, हाँ ये कैंसर, एचआईवी, एड्स, ये 3 चीजें 12th में बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में पूछी जाती हैं। इसका डायग्राम भी है। और ये जो एड्स वाला वायरस होता है ये कैसे अंदर जाकर रेप्लिकेट करता है, इस वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंसर कौन कितने टाइप के कैंसर होते हैं, किस तरीके से कैंसर फैलता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कैसे हम कैंसर का टेस्ट कैसे करते हैं, हम कैंसर है या नहीं है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है सिर्फ नीट में नहीं, 12th में और बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में भी पूछी जाती है, तो इन्हें मत छोड़ना यार। अब एक सिंपल सा माइक्रोब्स वाला तो इतना आसान टॉपिक, इसमें मैंने ग्रीन इसलिए लगाया, देखो रेड लगाया था वो बहुत जरूरी थी, मतलब वो डेंजर जोन था, तुम वहां पहुंच गए और वो तुमने छोड़ दिया तो तुम डेंजर जोन में आ गए। और ये ग्रीन वाला टॉपिक ऐसा है यार, तुम छोड़ ही नहीं सकते इसे तो। हाँ पता है, आप तुम कहोगे कि मैं कुछ भी नहीं कह रही छोड़ने के लिए, बट यार मैंने पहले ही कहा था छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें उन्हें डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, डेली नहीं तो हर हफ्ते रिवाइज करना ही करना है, और तुम उसे कभी सपने में भी नहीं छोड़ सकते। ऐसी चीजें हैं लिटरली, अगर तुम्हारा ड्रीम है, अगर नीट क्लियर करने का और तुम्हारा कोई ड्रीम कॉलेज है उसमें जाना है, तो ये चीजें जरूर करनी है। बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक, यार बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत नई चीज आ जाती है यहाँ आके, क्योंकि हम इससे पहले ये चीजें नहीं पढ़ते हैं। और इसका फर्स्ट चैप्टर जो है ये प्रोसेस ऑफ बायोटेक, प्रिंसिपल वाला बायोटेक्नोलॉजी की, ये प्रिंसिपल वाला टॉपिक बेस है इस चीज का, इस चीज में आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो। तो मैंने इसलिए इसको पूरा ही हाईलाइट किया है कि ये टॉपिक ये चैप्टर में तो करना ही करना है। इसमें टॉपिक ही क्या है यार, सिर्फ एक टॉपिक है, और इसी टॉपिक पे नेक्स्ट एप्लीकेशन वाला बेस्ड है। ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन वाला टॉपिक बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, प्री बोर्ड्स में भी आता है, और इसमें भी आता है, नीट में भी बहुत बार आता है। जीन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बीटी क्रॉप, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये ट्रांसजेनिक एनिमल वाला क्वेश्चन तुम लोग अगर देखोगे तो अभी जो +2 वाले बच्चे, मतलब जो +2 क्लियर करके हटे हैं अभी, उनके पास भी ये ट्रांसजेनिक वाले क्वेश्चन में से, ट्रांसजेनिक वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आया था। ये ट्रांसजेनिक एनिमल वाला टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना। ये बीटी क्रॉप्स बहुत बार पूछा जाता है यार, लिखना आना चाहिए तुम्हें, सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये बोर्ड्स में आता है, आता ही आता है, तो करीब प्री बोर्ड्स में तुम जरूर देखोगे इस टॉपिक को।
नीट में पूछ लिया जाता है। उसके बाद इकोलॉजी पे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे ब्लू इसलिए मार्क किया है क्योंकि यार ये ऐसा है कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इतना मुश्किल नहीं है और इतना छोड़ने वाला टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ चलो फिर कर लेंगे। इकोलॉजी समथिंग जो तुम्हें पूछी जाएगी, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा ये स्कोरिंग पार्ट है, ये यूनिट ऐसी है तुम एक बार करोगे ना तुम्हें बहुत सारी चीजें पता लगेंगी और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसे कभी भी नहीं छोड़ना। इकोलॉजी तो बिल्कुल भी मत छोड़ना तुम, इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना ये आसान है ना उतना ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये देख लो। और क्या हमारा बायो का हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे एंड वो है हमारे पास फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिक्स में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं सच बताऊं तो फिजिक्स पूरी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ यहाँ पर बात करें तो फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इस तरीके से रखे हैं कि जो आपको शायद थोड़े बहुत मुश्किल लगते हैं, थोड़े बहुत किसी किसी को आसान भी लगते होंगे, बट ये वो क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं होगा नीट का जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना आया हो, हर बार क्वेश्चन आते हैं आपके मॉक में से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके 11th की बात करें तो स्कूल में, 12th की बात करें तो बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब और आपके नीट में ये चीज ऐसी है, फिजिक्स के वो टॉपिक्स है जो आप कभी भूल के भी छोड़ने की सोचना मत कि हाँ हम ये छोड़ दे तो हमारा हो जाएगा काम, ना तो इसके बिना काम आपका नीट में चलेगा, ना इसके बिना काम आपका बोर्ड में चलेगा। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन, यार इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, मतलब एक क्वेश्चन हर बार आप देखते हो यूनिट एंड डायमेंशन में आता ही आता है, वर्नियर कैलिपर आता है यहाँ पे। फिर मोशन वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैकेनिक्स आ जाती है यार आपकी, और मैकेनिक्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में मैकेनिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो आपके लिफ्ट, यहाँ क्वेश्चंस के टाइप देखो यार, लिफ्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं। आपका प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में जितने भी वो रेंज निकालने का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्स बैलेंसिंग, फोर्स बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, मतलब फोर्स बैलेंसिंग ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं छोड़ सकते हो और ना ही ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, ये समझने में पाता है, अगर आप अच्छे से समझ लो ना तो फोर्स बैलेंसिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो मैंने क्वेश्चन करने में खुद ही मजा आने लग जाता है। रिवर बोट प्रॉब्लम्स, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डाले जाते हैं यहाँ से, बट अगर आप पढ़ो इसको अच्छे से समझो ना तो इससे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं। देखो ये सारा वर्क एंड एनर्जी वाला टॉपिक है, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर है, उसमें से वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम पे से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और ये थ्योरम इतने सारे क्वेश्चन, इतने टाइप के क्वेश्चन बनवा देती है ना कि तुम लोग क्वेश्चन करके थक जाओगे बट क्वेश्चन के टाइप खत्म नहीं होंगे। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे कि तुम्हें करने में भी मजा आ जाएगा अगर तुम मजे लेके करोगे तो। और कोलिजन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंफ्यूज होते हो तुम लोग इसके क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता होता बट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसके। और कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्बिटल, ये हमारा ग्रेविटेशन में से आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी या फिर कैपिटल जी वाली वैल्यू जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन स्कूल में भी पूछे जाते हैं। फिर ये एसएचएम, एनर्जी कंसेप्ट वाला जितना भी टॉपिक होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएचएम में, एसएचएम वाला चैप्टर आसान है बट एसएचएम वाले चैप्टर में जो एनर्जी वाला टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बिल्कुल मत छोड़ना। और ये वेव्स वाला चैप्टर भी आसान है, वेव्स वाले चैप्टर में इतना कुछ नहीं है, इसमें ये स्टैंडिंग वेव्स वाला टॉपिक जो है, बीट वाला, ऑर्गन पाइप, बीट वाला क्वेश्चन मोस्टली आता है, या तो आप असर्शन रीजन में देखते हो बीट वाले टॉपिक पे से क्वेश्चन, या आप सॉल्व करने के लिए कोई क्वेश्चन देखते हो, बट बीट वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है नीट में मोस्टली, कोई एक आधी बार होगा कि नहीं आया, वरना मोस्टली बीट वाले टॉपिक पे से क्वेश्चन आता है। फिर आ गया हमारे पास +2 के टॉपिक्स। +2 वाले बच्चों ये टॉपिक तुम्हारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, लिटरली ये टॉपिक में से क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटता, तुम प्री बोर्ड ले लो, बोर्ड ले लो, तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, इन टॉपिक्स पे ध्यान दे लेना, इन टॉपिक्स के जितनी भी डेरिवेशंस है वो डेरिवेशंस कर लेना। आता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत मतलब भरपूर क्वेश्चन आते हैं इसके और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ये टॉपिक मत छोड़ना। डाइपोल वाला टॉपिक, टॉर्क वाला टॉपिक और कूलम्ब्स लॉ, इन तीनों चारों की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, स्कूल में बहुत बार पूछी जाती है। और टॉर्क वाले टॉपिक से क्वेश्चन भी अलग अलग बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक हो गया, एनर्जी कंसेप्ट हो गया। फिर कैपेसिटर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग सोचते हो कैपेसिटर नहीं आता, बट किसने कहा है कैपेसिटर नहीं आता? कैपेसिटर आता है और कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर में पोलराइजेशन हो गया, फिर एनर्जी कंसेप्ट हो गया, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। ये सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद व्हीटस्टोन, इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक में करंट वाला टॉपिक चैप्टर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट वाला, उसमें से व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हर साल देखते हो यार पेपर में, हर साल देखते हो, चाहे तुम बोर्ड ले लो चाहे तुम नीट ले लो, हर साल आता है। किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेल के कॉम्बिनेशन भी आ चुके हैं, वो सेल वाले कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना। कॉम्बिनेशन का कोई भी तुम्हें कहीं भी दिख जाए ना वो क्वेश्चन, बस तुम 2 मिनट लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तुम्हें जहां मर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दिख जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर दिख जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दिख जाए, जहां भी दिख जाए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाना। इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। उसके बाद आता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक बोर्ड्स में स्कूल में बहुत बार पूछा जाता है। प्लस तुम जो प्रैक्टिकल देते हो +2 में फॉर फाइनल प्रैक्टिकल, उसमें भी गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक आता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है ये टॉपिक। और बायो-सावर्ट लॉ हो गया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला टॉपिक जो होता है, 2 वायर दी जाती है, फाइनाइट एंड लॉन्ग फाइनाइट वायर, उसके अंदर मैग्नेटिक वो निकालनी होती है, फील्ड निकालनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन वाला टॉपिक स्कूल देख लो तुम लोग असर्शन रीजन देख लो नीट वाले, तुम लोग प्रैक्टिकल देख लेना आपने जो +2 में दोगे, और जो लोग +2 में प्रैक्टिकल दे चुके हैं वो भी देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर का गैल्वेनोमीटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, हर बार पूछा जाता है। और सर्किट्स तो मैंने पहले ही बताए थे यार, सर्किट्स इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे। सर्किट्स हर बार आते हैं, कोई कभी 2 क्वेश्चन आ गया, कभी 3 क्वेश्चन आ गया सर्किट्स पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये भी नहीं कि सिर्फ एक आता है, कभी 2 आ गए, कभी 3 आ गए, तो तुम देख लो तुम्हें कितने इंपॉर्टेंट है ये। और लाइट वाले टॉपिक चैप्टर में से TI टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक, तुम्हें असर्शन रीजन आ जाता है, इस पे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे से। और ये डायोड और गेट्स, भाई साहब ये डायोड और गेट्स तो मतलब तुम्हें असर्शन रीजन में इतनी बार पूछे जाते हैं ना। असर्शन रीजन हो गई, स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, या फिर कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तुम लोग से कि ये कौन सा डायोड है, कौन सा गेट बनेगा, कौन सा लॉजिक गेट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फिजिक्स का टॉपिक तुम लोग मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना यार। फिजिक्स का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के लाई हूँ। इंपॉर्टेंट तो फिजिक्स में सब कुछ है, बट ये टॉपिक्स हर चैप्टर में से निकाले हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हाँ, इसके बाद तुम्हारे थर्मोडाइनमिक्स, ATG वगैरह ही चैप्टर्स रह गए हैं, बट थर्मोडाइनमिक्स और KTG बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम उसमें से, और इजी है यार, छोटे छोटे चैप्टर, तुम उनमें से क्या ही छोड़ोगे। मेरा मानना तो ये है कि थर्मो, KTG, इन सब में से कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं, और कुछ ऐसा भी नहीं कि मैं निकाल के लाऊं कि हाँ इसमें से सिर्फ ये जरूर कर लेना। सब कुछ ही कर लेना यार, उसमें से वो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जल्दी खत्म होने वाले टॉपिक्स हैं और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री पे ही आ रहे हैं। केमिस्ट्री में आप लोग कंफ्यूज होते हो यार, ऑर्गेनिक कैसे करनी है, तो मैं बताऊं ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि नेम रिएक्शन बिल्कुल मत छोड़ना। नेम रिएक्शन इज समथिंग जो तुम कभी छोड़ ही नहीं सकते हो, इतने इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर तुम देखो तो यही होते हैं ऑर्गेनिक में, नेम रिएक्शंस, उनका मैकेनिज्म, उनके नेम रिएक्शंस। बोर्ड में देख लो, बोर्ड में पूछे जाते हैं, नीट में देख लो, नीट में पूछे जाते हैं। फिर हम सबसे पहले शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक, बेस है केमिस्ट्री का। ये पूरा चैप्टर बेस है केमिस्ट्री का, इस चैप्टर को तो तुम 1% भी नहीं छोड़ सकते। इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, उसके बाद तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री इसके बेसिस पे चलती है। फिर नेक्स्ट में से आता है क्वांटम नंबर। यार क्वांटम नंबर वाला कंसेप्ट पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ भी, और जो लोग आगे देख रहे हैं वो आगे भी पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, जिन्हें आगे केमिस्ट्री में कुछ करना है उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ये आगे भी बहुत लंबा कंटिन्यू चलता है केमिस्ट्री वाले टॉपिक में तो। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारे इंपॉर्टेंट है। VSEPR हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया। फिर यहाँ पर ये एंथैल्पी वगैरह, G डेल्टा S, हेजलो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट ऑफ फैक्टर, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये 12th बोर्ड वाले बच्चे जो हैं ये यहाँ ध्यान दे ले। राउट लॉ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर बफर सोल्यूशन वाले टॉपिक क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते हैं, बट शुरू शुरू में करते हो तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन जरूर लगता है, आपको याद नहीं होता, आपको ये नहीं याद रहता कि आपको क्वेश्चन का अप्रोच क्या थी सॉल्व करने की, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सेल्स के बारे में, सेल कौन से सेल हैं, कौन सा सेल का डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन क्या थी, चार्जिंग वाली इक्वेशन क्या थी, फिर बैलेंसिंग करना इक्वेशन को, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे +2 में वो भी ध्यान दे लो, और जो लोग नीट दे रहे वो भी ध्यान दे लो। फिर आर्हीनियस वाला, फिर फाइंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्हीनियस वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आर्हीनियस इक्वेशन में ग्राफ है, वो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर निकालना है, पीरियड नंबर निकालना है, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ये नहीं याद रहता कि कौन से ग्रुप में कौन सा था। भाई नहीं याद हो रहा तो आप इसका तरीका ढूंढ लो कि आपको कैसे निकालने, इसके बहुत सारे टीचर्स इसके तरीके बताते हैं कि आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट करने के क्या क्या तरीके हैं, वो तरीके सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो आपको उसमें भी दिखता है, क्या बोलते हैं, बोर्ड्स में भी दिखता है, प्री बोर्ड्स में भी देखने को मिलता है इसका क्वेश्चन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कलर चेंज कौन सा होता है, किस तरीके से होता है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। CFT आ गया, वर्नर थ्योरी आ गया, फिर ये आ गई आपकी ऑर्गेनिक। पूरी ऑर्गेनिक ना देखो कितनी शरीफ सी ऑर्गेनिक है यार, पूरी ऑर्गेनिक सिर्फ इतने से शब्दों में सिमट गई, देख रहे हो तुम लोग, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, नॉमेनक्लेचर, IUPAC एंड नेम रिएक्शंस, कितना आसान है। हाँ बाकी सारी ऑर्गेनिक ही आ गई, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं है, बट यार तुम देखो कितनी ये पूरी ये देखो तुम्हारी पूरी फिजिकल इनऑर्गेनिक इतनी बड़ी उसमें आई है, और एक ऑर्गेनिक सिर्फ इतनी सी उसमें आ गई, सिर्फ ये एक लाइन में 3 शब्दों में। बट नॉमेनक्लेचर, IUPAC और नेम रिएक्शंस इन्हें तुम नहीं छोड़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। नेम रिएक्शन याद करने का तरीका मैंने बता दिया, नॉमेनक्लेचर तुम लोग 9-10 से करते ही आ रहे होते हो, तो उसे तो कैसे ही भूल सकते हो। IUPAC भी तुम्हें आता होता है। एक नई चीज आती है, यहाँ बहुत सारे नेम रिएक्शंस आते हैं, उनके मैकेनिज्म आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो गई, ये सारी रिएक्शन लिख के देखोगे तब याद होंगी, इन्हें डे टू डे रिवाइज करोगे तब याद होंगी, एक साथ इकट्ठी 10-12 रिवाइज करोगे तो नहीं याद होंगी, 4 से 5 रिवाइज करोगे तो याद होंगी। एंड फाइनली थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग कमेंट में नेक्स्ट क्या चाहिए वो बता देना। और सेकंड चीज इज, यहाँ पर जितना भी जो कुछ भी बताया गया है वो PYQ को देख के बताया गया है, इंपॉर्टेंट हर चीज है, तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन। और हाँ, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है वीडियो की, प्लस मैंने जिसके बारे में आपको मेरे चैनल के बायो में भी जिसका लिंक आपको दिया गया है, प्लीज जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, इसकी PDF भी मिल जाएगी, और आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या स्ट्रेटजी, सारा मिल जाएगा। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो कमेंट्स में मेरे को लिख के जाओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है और आपको कहाँ आपको टाइम टेबल चाहिए है, आप कमेंट करोगे तभी नेक्स्ट टाइम टेबल आएगा। और शॉर्ट्स कंटिन्यूड रखो, उसमें हम रिवीजन कंटिन्यू कर रहे हैं, वहां से रिवीजन जिसको करनी है वो जाकर देख लेना, हमने ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक और क्लॉटिंग वाला टॉपिक कर दिया है, वहां से देख लेना। सो थैंक यू एवरीवन, good luck future doctors, you can do it and you will do it guys, all the best।